Hello everyone, welcome to Strength to UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board class 12th. This is chapter 27, First World War we are discussing in this session. So basically थोड़ा बैकग्राउंड हम फर्स्ट सेशन में देख चुके हैं. इस पार्ट में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉजेस, कोर्सेस और रिजल्ट समझेंगे. ठीक है. तो टाइम पीरियड बेसिकली 1914 से 1919 का तक का रहा है. हमारे हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो हम समझते हैं पहले कॉजेस, क्या रीजंस रहे हैं. तो पहला सिस्टम ऑफ अलायंस आपको समझना ज़रूरी है. वर्ल्ड वॉर में हमेशा से ही अलायंसेस बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो बहुत सारे रीजंस हैं, ऑल्दो कॉजेज बहुत सारे हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपस में सीक्रेट अलायंस बनाए जा रहे थे, यानी कि आपस में कुछ देश एक साथ होंगे और कुछ देशों के खिलाफ होंगे. ठीक है. तो 1914 के पहले यूरोप को दो कैंप्स में डिवाइड, बेसिकली दो कैंप्स में डिवाइडेड था. और बेसिकली क्रेडिट दिया जाता है जर्मनी को कि उसने ये डिवीज़न क्रिएट किया यूरोपियन पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो पहले से ही डिवीज़न करना चाह, मतलब पहले से था डिवीज़न वर्ल्ड वॉर के पहले. नाउ क्यों उसको करना था, फ्रांस को आइसोलेट. ठीक है. तो जर्मनी ने फ्रेंडशिप कर ली ऑस्ट्रिया के साथ, और जो बिस्मार्क था, ऑटोमन बिस्मार्क था, हु वॉज फ्रॉम जर्मनी, ही फॉर्म द लीग विद द थ्री एम्परर्स, और वहाँ से उन्होंने रशिया के साथ और फ्रेंडशिप कर ली. ठीक है. तो ये बन गया आपका, ये तीन अलायंस बन गया. फिर जर्मनी डिड नॉट केयर फॉर रशिया इन द लेटर पार्ट. आपको थोड़ा कोर्स ऑफ वॉर समझोगे तो और समझ में आएगा. फिर रशिया ने ये अलायंस छोड़ दिया, बट जर्मनी ऑस्ट्रेलिया अभी भी साथ में थे. इसको ये लोग बोल रहे थे डुअल अलायंस. ठीक है. फिर इस डुअल अलायंस को इटली ने ज्वाइन कर लिया. ठीक है. इटली ने ज्वाइन कर लिया तो अब क्या बन गया, ट्रिपल अलायंस. तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, जो रशिया वाले को ट्रिपल अलायंस नहीं बोलते हैं. सो इन द मीन टाइम रशिया वो दूसरी तरफ लीन करने लगा, दूसरे साइड पे, यानी कि फ्रांस के साइड पे लीन करने लगा. 1894 में देयर केम फ्रैंको रशियन अलायंस अगेंस्ट दिस ऑस्ट्रो जर्मन अलायंस. और इसी टाइम पे इंग्लैंड एक पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा था, स्टैंडर्ड आइसोलेशन. तो अकेला था, है ना. शी फेल्ट दैट शी वॉज ऑल अलोन, है ना. बट later on they first joined the Germany. फिर when this became the failure, Britain entered into alliance with Japan in 1902. 1904 में फिर फ्रांस के साथ अलायंस बना लिया. 7 में रशिया को ज्वाइन कर लिया, रशिया ने भी इस अलायंस को ज्वाइन कर लिया. और इसके बाद एक ट्रिपल ऑन्टॉन्ट, ये रिजल्ट आपको देखने मिला. ठीक है. इसका मतलब यूरोप अब दो पार्ट में डिवाइडेड है, और ये जो सीक्रेट नेचर था अलायंस का, उसी की वजह से 1914 में वर्ल्ड वॉर हुआ. दूसरा रीज़न है मिलिट्रिज्म. ठीक है. तो आपस में देशों में लड़ाइयाँ चल रही थी, आपस में एक दूसरे के लिए घृणा थी. तो ये देश क्या कर रहे थे, अपनी आर्मीज़, नेवीज़ इंप्रूव कर रहे थे, इंक्रीज़ भी करते जा रहे थे. इसकी वजह से पूरा यूनिवर्सल फियर हो रहा था, हेट्रेड हो रहा था, सस्पेशन होता था कि यार ये शायद हमसे ज़्यादा एमिनेशंस रखते हैं, या फिर ये हमसे ज़्यादा रखते हैं, तो हम भी और बढ़ाते जाते हैं. इन यूरोप इंग्लैंड और जर्मनी सुपीरियर नेवी थी इनके पास, एंड उनके बीच में कंपटीशन था नवाल आर्मामेंट्स में. फॉर एवरी शिप बिल्ड बाय जर्मनी, 2 ships बिल्ड बाय इंग्लैंड, यानी कि अगर ये एक शिप बना रहा है तो ये यहाँ पे 2 बना लेंगे. तो आप समझ रहे हो एक कंपटीशन चल रहा था कि हम कैसे अपने मिलिट्री पावर्स इंक्रीज करते जाएं. फिर एक और कारण है नैरो नेशनलिज्म, जो इस पूरे वॉर का कॉज आप मान सकते हैं कि अपने देश के लिए प्यार अपने आप दूसरे देश के लिए दुश्मनी पैदा कर देता है. जैसे कि अगर आप जर्मनी के रेसिडेंट हैं, सिटीजन है, तो आपको लव फॉर जर्मनी डिमांडेड फॉर द हेट्रेड ऑफ फ्रांस, यानी कि अगर आप जर्मनी को प्यार करते हो तो आपको फ्रांस को नफरत करना ज़रूरी है. लाइकवाइज वॉज सेम विद द फ्रांस ऑल्सो. ईस्टर्न यूरोप में नेशनल, ये आप ये देखोगे नैरो नेशनलिज्म बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है. एंड द सर्बियन हेटेड ऑस्ट्रिया एंड हंगरी ऑल्सो. ठीक है. द डिज़ायर फॉर द पीपल ऑफ फ्रांस टू गेट बैक अल्जास लोरेन वॉज अनदर कॉज कि ये आउटब्रेक हुआ. कि देखो जब बिस्मार्क था ना, उसने क्या किया, उसने अल्जास लोरेन जो फ्रांस से हुआ करते थे उनको
वहाँ से निकाल दिया एंड ही टेकन अवे द अल्जास लोरेन एंड ही अनेक्स देम विद जर्मनी इन 1871। इसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ में क्या, ये पूरी एनिमिटी शुरू हो गई। एंड इट वॉज दिस रीज़न दैट फोर्स जर्मनी टू टेक स्टेप्स टू आइसोलेट फ्रांस। इसी वजह से जर्मनी क्या चाह रहा था कि फ्रांस को आइसोलेट किया जाए और दूसरी कंट्रीज़ के साथ क्या करें, हम फ्रेंडशिप कर लें। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे मिलिट्रिज्म चल रहा था। फिर विलियम टूथ जो थे जर्मनी के एम्परर थे, तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉज थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। वो चाहते थे कि जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग पावर बन जाए और वो किसी भी तरह से इंटरनेशनल अफेयर्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। ही वॉज मिस्टेकन इन असेसिंग ग्रेट ब्रिटेन स्ट्रेंथ। तो उसको लगता था कि वो एक्चुअली समझ नहीं पाए कि ब्रिटेन की क्या स्ट्रेंथ है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप बोल सकते हो विलियम टू वॉज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द वॉर। फिर पर्शियन स्पिरिट बाय जर्मनी वॉज ऑल्सो अ कॉज ऑफ वॉर, क्योंकि पर्शियंस को ये बताया गया था कि ये जो वॉर है ये लीगल है वर्ल्ड में, एंड वॉर वॉज द नेशनल इंडस्ट्री ऑफ पर्शिया। तो यंगर जनरेशन जो था जर्मनी का, वो दैट वाज इंडोक्ट्रिनेटेड विद द फिलोसफी ऑफ वॉर, राइट। सो दिस वाज देयर। फिर उसके बाद पब्लिक ओपिनियन वाज अनदर कॉज। सो जो पोजीशन था पब्लिक ओपिनियन का न्यूज़पेपर में, वो भी एक बहुत बड़ा कॉज था। न्यूज़पेपर में आप देखोगे कि बहुत सारे नेशनलिस्ट फीलिंग वाले आर्टिकल्स आ रहे थे, जिसमें दे वर मिस रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन ऑफ अदर कंट्रीज़, और खुद की कंट्रीज़ के लिए नेशनलिज्म बढ़ाने वाली फीलिंग्स, ऐसा कुछ। Ambassadors, cabinet ministers, they admitted the senseless attitude of leading newspapers in these own countries, है ना। तो ये चीज़ थी। फिर उसके बाद the desire of Italy to recover from Trentino and the area around the port of Trieste was also the cause of war, क्योंकि उनको ये चीज़ें रिकवर करनी थी, है ना। और इटालियंस को लगता था कि ये जो एरिया है वो इटालियन के द्वारा इनहेबिटेड है, बट दे वर स्टिल पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। वो चाहते थे कि ये टेरिटरी वापस मिल जाए। इटली फिर कंपटीशन में भी आ गया ऑस्ट्रिया के साथ टू कंट्रोल द एड्रियाटिक सी। सिंस ऑस्ट्रिया इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था, उसकी वजह से दोनों देशों में बिटरनेस शुरू हो गई। फिर उसके बाद एक ईस्टर्न क्वेश्चन, एक और रीज़न था इस वॉर का, ठीक है। तो रीज़न क्या था, बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कन्स, ठीक है। तुर्की का जो मिसरूल था उसकी वजह से डिसकंटेंटमेंट शुरू हुआ। अब यहाँ पे राइवलरी चढ़ी थी ग्रीस, सर्बिया, बल्जीरिया की। वो मैकडोनिया में कंट्रोल करना चाहते थे, जहाँ पे थोड़ी मिक्स्ड पॉपुलेशन थी। ऑन द ओकेजन ऑफ बैसोनियन क्राइसिस रशिया ने सर्बिया को सपोर्ट किया। पैन सैल्विज्म ऑल्सो क्रिएटेड द कॉम्प्लिकेशंस। नाउ द क्वेश्चन ऑफ बासोनिया हर्जेगोविना इन द बाल्कन्स, ये भी एक आपको सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम जो आपके एलिस लॉरेन के साथ थी वो यहाँ पे डिनोट कर रही थी। जो बासोनिया एंड हर्जेगोविना है, दे वर गिवन टू ऑस्ट्रिया एंड हंगरी बाय कांग्रेस ऑफ बर्लिन इन 1878। ये चीज़ सर्बिया को पसंद नहीं आई, सर्बिया ने इस चीज़ को अपोज किया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजिटेशंस हो रहा था ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ, है ना। एंड दिस क्रिएटेड राइवलरी बिटवीन द सर्बिया एंड ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। एंड बहुत ही ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग राइवलरी बन गई थी आपकी 1909 के वक्त पे। सर्बिया ऑल्सो रिसीव द मॉलर सपोर्ट फ्रॉम हर बिग ब्रदर्स रशिया, है ना, क्योंकि सर्ब रशिया ये सब स्लेव रेस की हैं। अब बात करते हैं इमीडिएट कॉजेज़ की। सो इमीडिएट कॉजेज़ वाज द असैसिनेशन ऑफ आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, जो कि ऑस्ट्रियन थ्रोन का क्या था, हायर था। अब ये जो ड्यूक थे और उनकी जो वाइफ थी, उनको असैसिनेट कर दिया था किसने, सर्बियंस ने। फिर इनकी जो ये असैसिनेशन की न्यूज़ है दूसरे देशों को शॉक कर गई। ऑस्ट्रिया हंगरी दे वर ऑलरेडी सिक ऑफ सर्बिया, और उन्होंने सोचा कि इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाया जाए, उसको क्रश कर दिया जाए। फिर द मर्डर ऑफ देयर क्राउन प्रिंस एंड देयर वाइफ रिजल्टेड इन एन अल्टीमेटम सेंट टू सर्बिया फॉर द इमीडिएट कंप्लायंस विद सर्टेन टर्म्स। सर्बिया ने किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं किया, है ना। हेंस ऑस्ट्रिया हंगरी बैक्ड बाय द जर्मनी declared war on Serbia and Russia mobilized her forces in the favor of Serbia, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी खिलाफ हो गए थे आपके सर्बिया के, और जर्मनी इनका सपोर्ट कर रहा था, और दूसरे साइड पे रशिया सर्बिया को सपोर्ट कर रहा था।
अब कोर्स ऑफ वॉर समझ लेते हैं। यहाँ पे मैप में छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है, ट्रिपल एंट्यूट, सेंट्रल पास एंड न्यूट्रल लोगों का जो भी यूरोप में थे। सो आप देखोगे ड्यूरिंग द वॉर जर्मनी वॉज हर एंड हर अलाइज दे वर कॉल्ड द सेंट्रल पावर्स। जर्मनी और उसके पावर्स को और इसके साथियों को सेंट्रल पावर्स बोलते हैं। इंग्लैंड और उनके साथियों को अलाइड पावर्स बोलते हैं, ठीक है। जर्मनी ने वॉर में एंटर क्यों किया था? ऑस्ट्रिया को डिफेंड करने के लिए। शॉर्टली जितने भी पावर्स थे इन द हॉस्टाइल कैंप्स वो ऑटोमेटिकली वॉर में आते गए। तुर्की एंड आपका जो बल्जीरिया है उसने भी वॉर ज्वाइन कर लिया बाय द साइड ऑफ जर्मनी। इटली ने छोड़ दिया था आपका जो ट्रिपल अलायंस है उसको, और फिर उसने ऑपोजिट कैंप को ज्वाइन कर लिया क्योंकि उसको लगा कि शायद इटालियन टेरिटरीज हम रिकवर कर सकते हैं ऑस्ट्रियन कंट्रोल से, ठीक है। इंग्लैंड ने वॉर ज्वाइन किया और वो जर्मनी के खिलाफ था क्योंकि एंड देयर वाज अ बिटर फाइटिंग ऑन द फ्रेंच सॉइल ऑल्सो। एंड देन बैटल ऑफ वर्दून हुआ which decided the fortune of war in the favor of the allies. जर्मनी ने अपना सबमरीन वारफेयर लार्ज स्केल में स्टार्ट कर दिया था। सारे लॉस जो थे जो कि नवल वेलफेयर के लिए बनाए गए थे सारे के सारे उन्होंने ख़त्म कर दिए, दे वर थ्रोन आउट। रशिया फॉट ऑन द साइड ऑफ अलाइज अप टू 1917 और जो बोल्शेविक रेजिम थी वो चाहती थी कि जर्मनी में क्या हो जाए, पीस हो जाए। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क ट्रीटी हुई रशिया और जर्मनी के बीच में इस शांति को लाने के लिए। द लत्सनिया शिप वर ड्रॉन बाय जर्मन सबमरीन एंड कॉन्सिक्वेंटली मैनी अमेरिकन दे लॉस देयर लाइफ। फिर यहाँ से हो गया द डेक्लेरेशन ऑफ वॉर, ठीक है। किसने किया? यूएसए ने बोला कि अब हम जर्मनी के खिलाफ लड़ेंगे। इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स बाय द जर्मनी कुड नॉट स्टैंड एंड अल्टीमेटली उसको सरेंडर करना पड़ा 1919 में। जर्मन एम्परर कैशियर विलियम उसने सारे होप्स छोड़ दिए थे जीतने के। ही वॉज एब्डिकेटेड ऑल्सो और फिर उसको होलैंड भेज दिया गया। वो होलैंड चला गया। फिर जर्मनी की जो आर्मी थी उन्होंने एक आर्म ट्रेस अग्रीमेंट साइन किया 1980 में और बोला कि हम सरेंडर कर रहे हैं। जो जर्मनी के अलायंस थे दे हैड अर्लियर सफर्ड डिफीट इन द हैंड्स ऑफ अलाइड पावर्स ऑल्सो। सो ऐसे हो गया आपका वॉर ख़त्म। अब वॉर के रिजल्ट देखते हैं, है ना, क्या रिजल्ट्स आए, उसके बाद क्या क्या हुआ। तो देखो बहुत ही डिवास्टेटिंग वॉर था, बहुत से देयर वर मिलियंस ऑफ लाइव्स विच वर लॉस्ट। द ग्रेट वॉर टुक अ हैवी टोल ऑफ लाइव्स। 10 million lives they lost their life and 20 million people have been wounded. सिर्फ और सिर्फ उन देशों के लोग सफ़र नहीं कर रहे थे जिनके देशों के लोग लड़ रहे थे, बट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड सफ़र्ड अनटोल्ड मिजरीज। बहुत लार्ज स्केल डैमेज हो गया था सिविल प्रॉपर्टी का, यानी कि ह्यूमन लाइफ का। यानी कि आप मान लीजिए जो सोल्जर्स थे वो तो उनकी जानें जा ही रही थी, दे वर वुंडेड, बट द सिविलियंस ऑल्सो वर डैमेज्ड. It is estimated that direct cost of the war reach over $200 billion और indirect cost तो और ज़्यादा था, ठीक है. और large scale variety of deadly weapons such as incendiary bombs, grenades, poison gases, ये सारी चीज़ें यूज़ की गई थी. टैंक्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, सारी चीज़ें यूज़ किए गए थे. The war brought its havoc on the economics of the participating countries. और आप देखोगे इट मे बी रिमेंबर दैट अबाउट 25 नेशंस थे जो कि अलाइज को ज्वाइन किया था और उन सबको इफेक्ट किया. इवन सीजेशंस के बाद भी विक्टर्स को भी, यानी कि जो जीत गए थे, उनको भी डिवास्टेटिंग इफेक्ट देखने मिले. सारे नेशंस दे वर बर्डन विद एन नेशनल डेट. इकोनॉमी बहुत बुरी हालत थी इकोनॉमी की वर्ल्ड वॉर के बाद. जर्मनी वॉज फोर्स टू साइन अ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, ठीक है. तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस वर्ल्ड वॉर के बाद ही हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, 28 जून 1919. और इट वॉज अ एक्चुअली डिक्टेटेड पीस एंड जर्मनी हैड देन बिकम इवन 2 वीक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट. इतना डिक्टेटेड पीस था ये ट्रीटी कि जर्मनी प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो इतना वीक हो चुका था. बेसिकली जर्मनी लॉस्ट एवरीथिंग इन दिस वॉर. और जर्मनी और उसके जो अलायंस थे दे सफर्ड द मोस्ट, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें तो खुद सफ़र करनी पड़ रही थी, बट जो विक्टीरियस अलाइज थे उनको रेपरेशंस भी देना पड़ रहा था डेट्स का. ऑस्ट्रिया और हंगरी उन्होंने ट्रीटी साइन की. दे साइन द ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मीन. हंगरी साइन द ट्रीटी ऑफ ट्रायनन. बल्गेरिया एक्सेप्टेड द ट्रीटी ऑफ न्योली.
Turkey, which sided with the Germany during the war, it sided the Treaty of Sèvres. सो दीज वर द रिजल्ट्स ऑफ द वॉर. आई होप आपको ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो है समझ में आया हो. एंड दिस इज इट अबाउट दिस सेशन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए. साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.